हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 15 जनवरी 2025 के दो प्रमुख समाचारों या मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला मुद्दा है गाजा संघर्ष को लेकर उसके युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर, यानी युद्ध विराम और बंधकों को रिहाई को लेकर मसौदा समझौता, यानी अभी जो समझौता होना है युद्ध विराम का, उसका मसौदा लाया गया जिसे हमास द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि अभी इजराइल के वार कैबिनेट या इजराइल को इसको स्वीकार करना है, तो इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। दूसरा है कि भारत द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर काफ़ी समय से बाड़ बनाया जा रहा है। इधर थोड़ा तेज किया गया है बाड़ बनाने के लिए, फेंसिंग वायरिंग की जा रही है, सिंगल वायर फेंसिंग की जा रही है। उसको लेकर जो है बांग्लादेश के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी एक दो दिन पहले बांग्लादेश ने हमारे उच्चायुक्त को बुला के ये विरोध दर्शाया है। उसके जवाब में हमने उनके एक्टिंग उच्चायुक्त को बुलाकर भी ये बताया कि हम अपने अनुसार सही कर रहे हैं, नियमों के अनुसार सही कर रहे हैं। तो इन पूरे मुद्दे को समझेंगे क्योंकि एक प्रमुख मुद्दा है। सीमा प्रबंधन हमारे लिए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा है और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री सीमा लगती है 4100 कुछ समथिंग है, 4100 से ज़्यादा किलोमीटर की, यानी जितने भी हमारे सीमावर्ती देश हैं उनमें बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है और बहुत ही पोरस बॉर्डर है, बहुत ही छिद्रित बॉर्डर है और कहीं न कहीं घुसपैठ की, अवैध प्रवासन की, इलीगल स्मगलिंग की बहुत सारी समस्या देखने को दिखाई हमें देती है। तो इस पूरे मुद्दे को भी हम डिटेल में समझेंगे और आज इन्हीं दो मुद्दों पर करेंगे। इनसे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे जहाँ से आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर दिख रही है ना, ये गाजा की है, जो कि पिछले लगभग 15 महीनों से वहाँ पे एक युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। युद्ध की शुरुआत देखा जाए तो वैसे तो ऐतिहासिक जड़ें बहुत पुरानी हैं, उतनी जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो तात्कालिक यहाँ पे संघर्ष की शुरुआत हुई थी वह है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा को कंट्रोल करता है। उसको कुछ सिंपैथाइजर उसको बोलते हैं कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रेजिस्ट फोर्स है, लेकिन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को तड़के में, यानी भोर में ही इजराइल में बर्बरतापूर्वक मतलब आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसमें 1200 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। साथ ही साथ 250 से ज़्यादा लोगों को वो बंधक बना लेता है, 250 से 300 से लोगों को वो बंधक बना के अपने साथ गाजा में लाता है। और उसमें महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, विकलांग भी रहते हैं, सिविलियन भी रहते हैं, मिलिट्री पर्सनल भी रहते हैं, पुलिस भी रहते हैं। तो उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद से जो है, एक तरह से 8 अक्टूबर से इजराइल ने जवाबी कार्रवाई गाजा पे शुरू की है, जो अब तक चल रही है और जिसमें लांसेट रिपोर्ट और कुछ लोग मानते हैं कि 50,000 से 60,000, 64,000 इतने लोगों की जान गई है, जिसमें से 17 से 18,000 जो है हमास का कैडर है। हमास का कैडर देखा जाए तो 25 से 30,000 से ज़्यादा का कैडर है, जिसमें से 17-18,000 मारा गया है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, तो और ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। सिर्फ उतना ही नहीं हुआ है, उसने पूरे मध्य पूर्व को, समझ लीजिए कि मध्य पूर्व एक बारूद के ढेर पर है और कई बार चिंगारियाँ लगी, हालांकि रोक दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको रोकने का जो है प्रेशर बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह रखा है कि 20 जनवरी को मेरे सत्ता में आने के, यानी जब मैं राष्ट्रपति का लूँगा उसके पहले तक सभी बंधक रिहा हो जाने चाहिए और उसको लेकर गंभीर प्रयास किया जा रहा है। और हमास ने समझौता का जो है मसौदा स्वीकार कर लिया है, अभी इजराइल को करना बाकी है। और आइए इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से हम समझते हैं। देखिए, हमास ने 14 जनवरी को, चर्चा में क्यों है कि हमास ने 14 जनवरी को यानी कल गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के लिए युद्ध विराम समझौते के मसौदे पर सहमति जता दी है। और एक इजराइल अधिकारी ने कहा है कि प्रगति हुई है, लेकिन अंतिम विवरण उसने नहीं दिया है क्योंकि इजराइल के कैबिनेट को भी इस योजना को अपनी अंतिम स्वीकृति देनी होगी। जब से युद्ध हुआ उसके बाद, जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने, जब से संघर्ष शुरू किया है, इजराइल में एक वार कैबिनेट है, तो वार कैबिनेट के द्वारा भी इस योजना को अंतिम देना पड़ेगा। और देखा जाए तो पिछले 15 महीनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और हमास के कब्जे से दर्जनों बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से, यानी 3 देशों की मध्यस्थता से ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें ट्रंप के
ऑफिशियल है, ट्रंप ने एक अपना इन्वॉय भी नियुक्त कर रखा है। हालांकि अभी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कर रखा है, वो भी शामिल है। और उम्मीद यह है कि गाजा के अंदर अभी भी करीब 100 इजरायली बंधक हो सकते हैं, जिसमें से कुछ विदेशी भी, अमेरिकी भी हैं। हालांकि इजरायली सेना का मानना है कि इसमें 65 ही बचे होंगे, 1/3 तक जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा इजरायली सेना का कहना है कि फिर भी उनको लग रहा है कि 60-65 लोग अभी भी उनके बंधक, जीवित बंधक वहां पे हैं। अब इस पूरे मसले को समझें कि ये जो गाजा का युद्ध विराम हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि और उसमें अब तक क्या हुआ है। देखिए, गाजा का जो संघर्ष है, हमास का जो मामला है या फिलिस्तीन का जो मामला है, वो काफ़ी पुराना है। वो इजराइल के जन्म के समय से ही है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के अंदर जो है, उस समय फिलिस्तीन कंट्रोल था, वहाँ पे एक इजरायली राज्य, यहूदी राज्य के रूप में इजराइल की स्थापना करते हैं 1948 में। तब से लेके मामला है, संघर्ष है, विवाद का बिंदु है। अब उतना गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल का जब मामला लग रहा था कि अब वहाँ पे शांति बन रही है, चीज़ें हो रही है, यहाँ तक कि आईमेक जाना था, उधर से इजराइल होके निकलना था, जो है इंडो मिडल ईस्ट इकनॉमिक, ईस्टर्न यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर गुजरना था, जो है अब्राहम अकॉर्ड हो रहा था इजराइल के साथ, और जो है और उस वहाँ के देशों के साथ, यूएई, बहरीन जो है आदि देशों के साथ, जॉर्डन के साथ, और उम्मीद थी कि सऊदी अरब भी उसमें शामिल हो रहा था। उसी दौरान हमास के द्वारा, जो कि अब पता चल रहा है, जो कि अब कन्फर्म भी है कि उसमें कहीं ना कहीं उस हमले की योजना 2-2.5 साल से बनाई जा रही थी, और ईरान द्वारा उसको तकरीबन 500 अरब डॉलर का जो है फंडिंग की गई है। यानी 4-5 हज़ार करोड़ रुपए ईरान द्वारा ये फंडिंग की गई थी इस हमले को लेके, पार्ट की गई थी, हथियार और सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही थी, यानी 2-2.5 साल पहले की, ऐसा नहीं कि तुरंत की बात है। और ऐसी एक 7 अक्टूबर की सुबह या भोर में जो है मल्टी उसके तरीके से जो है कहीं ना कहीं हमला किया जाता है इजराइल में। निर्दोष लोगों को मारा जाता है, और बड़े बेदर्दी से मारा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माओं के साथ बांध के जला दिया जाता है, और इतना इंतहा कर दिया जाता है कि आप उसके वीडियोस और उन सब चीज़ें देख कर आप कह सकते हैं कि वो आतंकवादी कृत्य और बर्बरता ही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल ने उसको जवाब देने के लिए, उस हमले में पहले 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और तकरीबन 250 से 300 से ज़्यादा लोग जो है हमास ने बंधक बना लिया था, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सैन्य भी थी, पुलिस भी थी, कुछ विदेशी भी थे। और अभी भी उनके पास 100 से ज़्यादा बंधक हैं, जिसमें से उम्मीद है कि 60-65 जिंदा हैं, बाकी मर गए हैं। हालांकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सभी मर गए हैं, वो हमास ब्लफ कर रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी है वो ये स्थिति है। और उसके बाद इजराइल ने गाजा पे जवाबी कार्रवाई शुरू की, और इजराइल के जब प्रधानमंत्री हमला शुरू कर रहे थे तो उन्होंने 2 लक्ष्य तय किया था। एक है कि हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना, और दूसरा है अपने बंधकों को वापस रिहाई। ये 2 उद्देश्यों को लेकर इजराइल ने गाजा में संघर्ष शुरू किया। और गाजा, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा था, पूरा ढेर बन गया है, और काफ़ी टनल और सारी लड़ाइयों में इसमें कहीं न कहीं तमाम प्रिकॉशन बरतने के बावजूद भी 64,000 से ज़्यादा लोग मरे, जिसमें से 2/3 तो महिलाएं, बच्चे हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि 24 जो उसका बटालियन था या कैडर का जो एक ग्रुप था हमास का, उसमें से 18 से 20 जो है तबाह हो गए हैं। इस तरह से देखा जाए 17-18 हज़ार जो है उसके स्ट्रेंथ कम हो गए हैं। हालांकि अभी भी 10-12 स्ट्रेंथ है, और वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो काफ़ी हद तक उसकी सैन्य क्षमता को तबाह कर चुका है। इसी दौरान मामला आगे भी बढ़ा है, लेबनान से भी मामला हुआ है, ईरान से भी कई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। ये सब चीज़ चल रहा था, बीच बीच में युद्ध विराम के भी समझौते हुए हैं, जिसमें से पहला युद्ध विराम का समझौता शुरुआती पिछले साल ही हो गया था, 2024 में ही हो गया था। उसमें कुछ सफलता मिली थी, उसमें शुरुआती सफलता मिली थी। 40-45 लोग इधर से छोड़े गए थे, बदले में इजराइल ने भी कई सारी फ़िलिस्तीनियों को रिहा किया था। इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा समझौता हो नहीं पाया, और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहले आइए देखते हैं कि इस समझौते का जो मसौदा है, इसमें क्या मसौदे में क्या बातें कही गई है। तो देखिए, जून 2024 में जो बिडेन ने एक 3 चरणीय 3 स्टेज समझौता प्रस्तावित किया था,
जब ये समझौता प्रस्तावित किया था, इसके बाद जो है इस समझौते पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अभी देखेंगे, जैसे हमने बताया कि दोनों पक्ष का अपना अपना अलग वो है। इसमें जो अभी बात चल रही, जिसको हमास ने स्वीकार किया है, हालांकि अभी इजराइल को स्वीकार करना बाकी है, उसमें ये चल रहा है कि पहला चरण जो होगा, 3 चरण है, तो जो पहला चरण है वो 6 सप्ताह का होगा, यानी 42 दिनों का पहला चरण होगा। इसमें सीज फायर हो जाएगा पूरे गाजा में, पूर्ण और संपूर्ण सीज फायर होगा, और सभी आबादी वाले क्षेत्रों से इजरायली सेना गाजा से वापस हट जाएगी। और बदले में क्या करेगा हमास, पकड़े गए 33 इजरायली बंधकों की रिहाई करेगा। जो उसके यहाँ पे 100 के आसपास है, उसमें से 33 बंधकों को, यानी 1/3 बंधकों की ये रिहाई करेगा। और उसमें कहीं ना कहीं उसके बदले जो है सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले में जो है महिला, बुजुर्ग और घायल भी इसमें शामिल, जो भी कैदी हैं उनको रिहाई किया जाएगा। इन 33 में से 5 महिला इजरायली सैनिक भी हैं। अभी जो है उसमें ज़्यादातर इजरायली सैनिक भी हैं, तो 5 महिला इजरायली सैनिक हैं। उन हर एक महिला इजरायली सैनिकों के बदले में 50 कैदी इजराइल छोड़ेगा। और इस तरह से 33 महिला सैनिकों में से जो 33 लोगों को जो छोड़ेगा हमास, उसके बदले सैकड़ों लोगों को जेल से रिहा किया जाएगा, जिसमें से 3 आतंकवादी भी हैं जिन्हें जो वहां पे उम्र कैद की सजा इजराइल के जेलों में झेल रहे हैं। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होगा, पहले चरण के अंत तक जो भी रिहाई होगी, उसमें जो सिविलियन है, जितने सिविलियन हैं, हालांकि उसमें महिला भी 5 रहेंगे, लेकिन जो जितने सिविलियन हैं उनमें चाहे जीवित हों चाहे मृत हों, उन सबको वापसी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि मृत की जरूर सर इतना ज़्यादा, देखिए इजरायली या यहूदी जो लोग होते हैं वो मृत शरीर को बहुत सम्मान देते हैं। उनके लिए जो उनका रिचुअल है उसमें मृत शरीर भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में वो भी चीज़ें होंगी। इसके बाद जो पहले चरण के बाद क्या होगा कि आबादी के केंद्रों से हट जाएगी, सारा चीज हो गया। दूसरा चरण के लिए अभी कोई बात बनी नहीं है। हालांकि मसौदा जो कहता है दूसरे चरण में, ये कहता है कि हमास जो है वो बाकी लोगों को जो है रिहा कर देगा, जितने भी जीवित लोग हैं उन सबको रिहा कर देगा, और इजराइल जो है वहां से बाहर निकल जाएगा। हमास का कहना है कि वो पूरी तरह से वहां से बाहर निकल जाएगा जो है, और वो पूरा छोड़ देगा, यानी सैन्य सम्मान छोड़ देगा। लेकिन समस्या यही है कि इस चरण में जो समाज से जीवित बंधकों, मुख्य रूप से पुरुष सैनिकों और अधिक कैदियों के बदले गाजा में इजरायली सेना की पूर्ण वापसी के लिए रिहा करेगा, जैसा कि मसौदा समझौते में कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि अभी इस पर चर्चा चल रही है, अभी इसकी कोई लिखित गारंटी नहीं दी गई है। हालांकि जो वार्ताकार हैं वो मौखिक रूप से कह रहे हैं, लेकिन लिखित गारंटी नहीं है कि पहले चरण के बाद जो आगे भी बढ़ेगा। ऐसे में अगर पहला चरण के बाद नहीं होगा तो इजराइल फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। और हमास का कहना है कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाएगा, युद्ध विराम नहीं, युद्ध को समाप्त नहीं हो जाएगा, इजराइल पूरी तरह से वापस नहीं होगा, जो बचे हुए बंधक हैं उनकी वो रिहाई नहीं करेगा। जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह रखा है कि जब तक वो पूरी तरह से हमास को समाप्त नहीं कर लेंगे और पूरे बंधकों को रिहा नहीं करेंगे, वो युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये गतिरोध है कि आगे क्या होता है। जहां तक तीसरा चरण है, वो कहा जाता है कि गाजा के लिए एक प्रमुख पुनर्निर्माण पैकेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा, और उसके बदले में इजराइल के जो भी मृत लोग वहां पे हैं उनके जो अवशेष हैं वो दे दिया जाएगा। यानी पहले चरण में 33 जो लोगों को छोड़ा जाएगा उसमें से सभी सिविलियन होंगे, उसमें से 3 महिला सैनिक भी होगी, मतलब महिला सैनिक भी होगी। अब इसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें आमतौर पे जो है इजरायली सेना के ही होंगे, उसके बदले में बात अभी बनी नहीं है। और तीसरे चरण में जो है पूरी तरह से वहां पे रिकंस्ट्रक्शन और उसकी बात है। तो देख रहे हैं ना कि अभी जो पहला चरण तक तो चीजें बन रही, लेकिन दूसरे चरण में ही लेकर अलग अलग विवाद बना हुआ है। ऐसे में युद्ध विराम के जो प्रयास है, अभी प्रश्न है कि अब तक जो युद्ध विराम के प्रयास है वो सफल क्यों नहीं हुए हैं। तो क्यों नहीं हुए हैं, वो दोनों जो है पक्ष को लेकर जो अप्रोच है, अपनी अप्रोच है। जैसे कोई युद्ध होता है ना, युद्ध क्या है, अगर एक सामान्य सी परिभाषा देखें तो युद्ध क्या है, तो युद्ध है आप जिन चीज़ों को बातचीत के जरिए हासिल नहीं कर सकते हैं, डिप्लोमेसी के जरिए हासिल नहीं कर सकते हैं, उसे आप ताकत के जरिए हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी किसी न किसी विशेष लक्ष्यों के लिए किया जाता है, अनायास तो किया नहीं जाता है। अब ऐसे में जो लक्ष्य, अब युद्ध समाप्त कब होगा, यदि आप अपने लक्ष्य को बदल न रहे,
या एक पक्ष दूसरे पक्ष को पूर्णतः समाप्त न कर दे, या दोनों पक्ष अपने जो है चीजों को बदल न ले। अब ऐसे में यह है कि हमास कह रहा है कि जब तक ये पूरी तरह से वापस नहीं जाते, पहले तो खैर वो कहता था कि हम इजराइल को जॉर्डन नदी से लेके सागर तक, मध्य भूमध्य सागर तक पूरा उसका होगा, यानी एक तरह से इनहेलेशन का उसका चार्टर है। लेकिन खैर वो कह रहा है कि पूरी तरह से वापस जाए और शांति हो, ये हो, रिस्ट्रिक्शन हो, तब तक हम छोड़ेंगे। यानी वो अपने उस पर उद्देश्यों पर खड़ा हुआ मतलब कठोर रूप बनाया हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो उन्होंने जो कसम खाई है और बार बार उन्होंने कहा कि वो हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, और दूसरा है कि वो अपने सैनिकों को रिहाई करेंगे, अपने जो नागरिक हैं या बंधक हैं उनको वापस लाना है। तो ऐसे में जब तक हमास पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, या तो इजराइल इस उद्देश्य को बदल दे, बेंजामिन नेतन्याहू इस उद्देश्य को बदल दे, या फिर युद्ध चलता रहेगा। ठीक है, और अभी देखा जाए, है ना, जैसे देखिए हमास द्वारा गाजा पट्टी से इजराइल की सैन्य वापसी की मांग जो इजराइल स्वीकार्य है, और इजराइल द्वारा खुद के हमास के पूर्ण विनाश का कार्य, उसके लिए जो है उसको बदलना है। तो जब दोनों लोग नहीं बदलेंगे तो इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी। और हाल अभी जो समझौता हुआ है, इसी को लेकर 14 जनवरी को इजराइल की जो सरकार है, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जो है उसमें कई सारे दलों का गठबंधन की सरकार है, उसमें जो फार राइट यानी कि कठोर दृढ़पंथी या कह सकते घोर दक्षिणपंथी जो लोग हैं, फार राइट है, वो उसमें एक मंत्री हैं, उनका नाम है इटमार बेन गवीर। उसने कहा कि यह समझौता इजराइल का हमास के साथ झुकना होगा और कहीं भी इजराइल की सुरक्षा के लिए यह उचित नहीं होगा। इसी तरह की बात जब जून में यह समझौता के लिए जो बिडेन ने कहा था, तब भी यही बात कही गई थी इसके द्वारा। तो ऐसे में अब यह है कि जो वार कैबिनेट है उसमें इन दलों का प्रमुख सहयोग है, इन्हीं के दलों के जरिए सरकार चल रही है। और अगर समझौते को लेकर बात नहीं बनी, नहीं चीजें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार भी गिर सकती है। अब ऐसे में ये देखना है कि क्या ये समझौता आगे होगा या नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, उसको इतनी जल्दी आप उसमें आगे बढ़ के और कुछ फैसला ले लें, बेंजामिन नेतन्याहू ले लें या और कोई ले ले, ये संभव नहीं है। हाँ, जल्दी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह रखा है, जो अभी वो आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह पूरा जितने जो है बंधक हैं हमारे 20 जनवरी के आने के पहले वो पूरी तरह से रिहा कर दिए जाए, नहीं अमेरिका भी वहां पे अपनी वो करेगा जो कभी सोचा नहीं होगा। यानी अमेरिका ने उस अपने सहयोगियों को, अपने खाड़ी क्षेत्र के दुश्मनों को, जो भी हो उनको सब, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ स्टेटमेंट दे रखा है कि बंधक वापस होने चाहिए हर कीमत पे। इसीलिए संभवतः ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है उसको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर भी दबाव है, ट्रंप का दबाव है समझौता करने के लिए, बंधकों को वापस लाने के लिए, क्योंकि जिनके लोग वहाँ पे हैं या जिनके लोगों की वहाँ पे अस्थियाँ हैं, आप कह सकते हो कि रिमेनिंग है, वो सबका दबाव जो है बनता है। लेकिन जो फार राइट ग्रुप का कहना है कि इस लोगों को लाने के लिए जो अभी तक हम लोगों ने IDF के 400 लोगों की जान गई है, अगर युद्ध समाप्त कर देंगे बिना हमास करने के लिए तो वो मूल्य क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आगे मुद्दा चलता रहेगा, जब जैसा होगा हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला है, देखिए ये भारत बांग्लादेश को लेकर सीमा पर ऐसे बाड़ लगाए गए हैं, सिंगल वायर फेंसिंग की बात है। इसमें जो है ये कहीं ना कहीं अभी ये मुद्दा चर्चा में हो गया है, भारत बांग्लादेश के पर बाड़ लगाने को लेकर। ये हाल फिलहाल में मालदा में, वेस्ट बंगाल के मालदा में जो है बांग्लादेश की सीमा के पर जो है इसी वायर फेंसिंग हो रही थी, BSF के द्वारा जो है, BSF के सहयोग से सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट ये काम कर रहा था, जिसका विरोध वहाँ के BGB किया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा किया गया, जो वहाँ पे बॉर्डर की प्रोटेक्शन करता है। और उसको लेकर बांग्लादेश की सरकार ने हमारे उच्चायुक्त को बुलाकर कहा कि ये भारत जो है, भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा समझौता है उसका उल्लंघन कर रहा है। उसी के जवाब में भारत ने भी कल या परसों जो है बांग्लादेश के एक्टिंग उच्चायुक्त को बुला के समझाया है कि भारत ने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया है, भारत अपने अधिकारिता के अंतर्गत कार्य कर रहा है और वो जरूरी कार्य है जो वो कर रहा है। और देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ी भारत के बाकी
जो देशों के साथ सीमाएं हैं उसमें सबसे बड़ी सीमाएं बांग्लादेश के साथ ही है, लगभग 4100 कुछ किलोमीटर है। और ये जो सीमा है यह बहुत पोरस बॉर्डर है, मतलब बहुत छिद्रल बॉर्डर है। इसको आवागमन के लिए इतना आसान है, स्मगलिंग के लिए इतना आसान है कि घुसपैठ भी होती रहती है। घुसपैठ से ज़्यादा अवैध प्रवासन, स्मगलिंग, जिसमें पशुओं के स्मगलिंग और भी तमाम तरह की स्मगलिंग होती रहती है। और ऐसे में जब भारत बांग्लादेश के संबंध काफ़ी कटु हैं, भारत में जो है अवैध प्रवासन को लेकर, बांग्लादेशी अवैध प्रवासन को लेकर काफ़ी गुस्सा, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे में इन सीमाओं पर बाड़ लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको लेकर कुछ चुनौती है, तो आइए हम उसको भी देखते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, भारत ने 13 जनवरी को भारत में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को बाड़ लगाने सहित सीमा सुरक्षा उपायों के बारे में तलब किया है। और विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने बाड़ लगाने के संबंध में दोनों सरकारों और सीमा सुरक्षा बल तथा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच सभी समझौतों का पालन किया। अगर देखा जाए कि ये तब हुआ जब बांग्लादेश ने भी इसी सीमा सुरक्षा बल की हालिया गतिविधियों पर हमारे उच्चायुक्त को बुलाकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर की सीमा है, यानी 4100 किलोमीटर की सीमा है, और भारत के अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। हालिया विवाद क्या है, यानी वर्तमान विवाद क्या है, तो देखिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल के मालदा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया गया है और इसके वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पे आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के बीएसएफ के प्रयास भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से विवाद का बीज रहा है। और कुछ समय पहले अगस्त 2024 में ही, जबकि 5 अगस्त को तो वहां पे शेख हसीना को अब्दस्त किया था, उसके बाद भी कुछ बिहार में अगर ऐसा एक काम किया जा रहा था तब भी विरोध किया गया था। मालदा में देखिए वहां पे एक जगह है काली चायक, वहां पे सीमा पर राजशाही जिले में बाढ़ लगा रहा था, तो और बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जो है इसका विरोध किया था। अब अगर हम देखें कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की वर्तमान स्थिति क्या है, जैसे हमने देखा ना कि लगभग 4100 किलोमीटर की सीमा है, उसमें से कितनी पर बाड़ लगाया जा चुका है, जरूरत क्यों है, वो तो मैंने अभी परिचय में ही बता दिया था कि भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत बड़ी सीमा है, पोरस सीमा है। अवैध प्रवासन की समस्या, घुसपैठ की समस्या, अपराध की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय अपराध की समस्या, जो उसमें नार्को टेररिज्म से लेके अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सारी चीज कहते हैं उसको, स्मगलिंग आदि की समस्या, कैटल स्मगलिंग की समस्या, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चिंता, और ख़ासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों में बांग्लादेश से अवैध प्रवासन के कारण जो डेमोग्राफिक चेंज जो है उसका भी कहीं ना कहीं विरोध सामने आ रहा है। तो ये सारे मुद्दों पर हमें बाड़ लगाना ही है, और उसके लिए जो है गृह मंत्रालय का हालिया आंकड़ा बता रहा है, जो अभी लेटेस्ट है, कि कुल 4156 किलोमीटर में से 3141 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, यानी कि 1015 किलोमीटर सीमा है जिसमें अभी बाड़ लगाना बाकी है। 2023 में असम में अवैध प्रवासियों के नागरिकता मामले को लेकर जो चल रहा था 6A को मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जब कोर्ट ने पूछा कि बाढ़ क्यों नहीं लगा देते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल के असहयोग से और राज्य में लंबित भूमि अधिग्रहण के कारण, यानी पश्चिम बंगाल के कारण ही भारत बांग्लादेश सीमा बाढ़ लगाने की परियोजना में बाधा उत्पन्न हुई है। और जब यह बात कहा गया था तो उस समय पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर बांग्लादेश भारत की सीमा लगती है, जिसमें उसके 81.5% की बाड़बंदी उस समय 2023 में जब सरकार ने स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय तक हो गई थी। और देखा जाए तो अभी जैसे कि बीएसएफ के एडिशनल जो है डायरेक्टर जनरल हैं एसके सूद, उनका कहना है, और भी लोगों का है, उनका कहना है कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर बिना बाढ़ वाली जमीन के छोटे छोटे पैच हैं, छोटे छोटे, उसमें यानी 4156 में से 3141 किलोमीटर तो हो ही गया है, बचा 1000 किलोमीटर है, उसमें से भी। और देखिए जब बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में जो 2216 में से 81% हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो 400-500 किलोमीटर, उसमें ज़्यादातर छोटे छोटे पैच हैं जिसमें ग्रामीणों की आपत्तियां हैं, इलाका है ऐसा कुछ कि वहां नहीं लगाया जा सकता है, और बांग्लादेश के साथ चल रही बातचीत के कारण भी ये लंबित है। हालांकि बांग्लादेश समेत
जो है 5 जो पूर्वी राज्य है जिनसे हमारी बांग्लादेश की सीमा लगती है, और पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश की सीमा लगने वाले 5 पूर्वी राज्यों में मिला के जो है टोटल 900 किलोमीटर सीमा ऐसी है जहां पे बाढ़ नहीं लगाए जा सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो रिवराइन है या नदी है, पानी है, और ऐसे में पानी में बाढ़ नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि उसकी सुरक्षा बीएसएफ के वाटर गार्ड करे, यानी लगभग 1015 किलोमीटर और बचा हुआ है, जिसमें से 900 किलोमीटर की तो बाढ़बंदी हो ही नहीं सकती है। यानी कि अब मोटा मोटा देखा जाए तो 100-150 किलोमीटर बचा है, और वो भी छिटपुट पैच है, जिस पर भी भारत ने डेडिकेशन किया है कि वो करेगा, और उन्हीं चीजों को लेकर बॉर्डर गार्ड जो है विरोध कर रहा है। इसमें जो मेन बाधा आ रही है वो ये आ रही है, जिसका वो हवाला दे रहा है भारत बांग्लादेश के सीमा प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश 1975, उसकी चुनौतियां हैं। देखिए ये प्रबंधन के लिए 1975 में हुआ था, हालांकि 1971 में हमने युद्ध के बाद किया था, उसके बाद हमने बॉर्डर प्रबंधन के लिए 1975 में किया। इसमें एक बात कही गई है कि जो जीरो लाइन है या सीमा रेखा है, उसके 150 गज के भीतर कोई कंस्ट्रक्शन या जो है सिक्योरिटी पर्पस से, यानी कोई डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाई जाएगी, रक्षा संरचना या सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नहीं बनाई जाएगी, ऐसा उसमें कहा गया है। अब यहां पे मामला है कि वो जो रक्षा संरचना है ना, सिक्योरिटी जो है या डिफेंस कंस्ट्रक्शन, उसको लेकर, परिभाषा को लेकर समस्या है, क्योंकि भारत का कहना है कि जो सिंगल वायर हम कहते हैं, जो फेंसिंग वायर की फेंसिंग कर रहे हैं, ये कोई रक्षा स्ट्रक्चर नहीं है कि इससे रक्षा को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी ओर बांग्लादेश कहता है कि कुछ भी नहीं किया जाएगा, उसका अर्थ होता है, और ये जो किया जा रहा है ये रक्षा संरचना है, और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें अगर देखें तो जो हमारे यहाँ पे समस्या क्या आ रही है और क्या समस्या है, वही है कि जो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में जो लगभग 2217 किलोमीटर की सीमा है, उसमें कई सारे गांव ऐसे हैं जो 150 गज का जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर, यानी 10 गज के सीमा में कई तो गांव के कोई जो है गांव का कोई घर जो है उस सीमा पर है, और मतलब 150 से गज के अंदर कोई रिवर बॉडी है, या आप कह सकते हो तालाब है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तालाब बहुत हैं तो उधर भी तालाब बहुत होंगे। तो इस तरह से कई ऐसे पैच हैं जो 150 किलोमीटर के 150 गज के सीमा के अंदर हैं। अब जब उस पर कोई चीज बनाने जाता है, सिंगल वायर फेंसिंग करने जाता है, तो बीजेपी जो है उसका विरोध करती है कि नहीं नहीं ये उसका उल्लंघन है, उस तरह की समस्या हो रही है। और देखा जाए तो खास मामलों में 75 के सीमा के निर्देश तक बाढ़ नहीं लगाई जा सकती है। बांग्लादेश को सूचित किया जाता है कि भाई ऐसा हमें बाढ़ लगाना जरूरी है, क्योंकि 150 गज वाली सीमा नहीं आ पाती है और हमें बाढ़ लगाना जरूरी है, तो उसको बता के किया जाता है। यानी भारत समझाता है, बताता है कि देखिए हमारे पास मजबूरी है कि हम 150 गज पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये गांव को तो हटा नहीं सकते, न पानी को हटा सकते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए यही है कि सीमा के 10-20 गज के अंदर ही जो है अपने ही सीमा में हम लगाते हैं। अब लोग लगाते कुछ सोचते हैं ना कि अपने ही सीमा में भारत लगा रहा है तो बांग्लादेश क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि वही वो समझौता है कि सीमा के 150 गज के तरफ दोनों तरफ रक्षा कंस्ट्रक्शन वाला जो है इस नहीं होगा। लेकिन भारत कह रहा है कि हम तो बाढ़ लगा रहे हैं यार, कौन सा रक्षा कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। रक्षा कंस्ट्रक्शन में देखिए, अगर देखा जाए जो सीमा पर बाढ़ लगाने को लेकर बांग्लादेश की मूल आपत्तियां 2 है। पहला, वो वही हवाला देता है 1975 का कि 175 गज के भीतर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, फेंसिंग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले निवासियों को असुविधा होती है, उनको वहां के निवासियों को लेकर चिंता का विषय है। जबकि एसआरएफ सिंगल रेंज फेंसिंग जो है वो मुख्य रूप से जानवरों की आवाजाही को रोकने के लिए और सीमा पर अपराधों को रोकने के लिए बीएसएफ के द्वारा लगाया जा रहा है। और जैसे सुरक्षा क्षमता नहीं स्थापित की जानी चाहिए, उसमें माना जाता है कि कंक्रीट की दीवार नहीं होनी चाहिए, बंकर, कंक्रीट बॉक्स, स्टील टावर या इस तरह की चीजें जो उनके डिफेंस को नुकसान पहुंचाए। इसमें जो फेंसिंग, सिंगल वायर फेंसिंग की जा रही, इससे उसकी क्या जो है, इसमें तो यह है कि भाई हमारे जानवर न आए या इधर उधर जो ट्री पासिंग या अवैध आवागमन होता है उस पर रोका जा सके। तो ये चीजें हैं। साथ ही साथ एक और जहां पे फेंसिंग नहीं की जा सकती, सपोज कोई ऐसी चीज है जहां पे फेंसिंग नहीं की जा सकती है, ये वायर फेंसिंग भी नहीं की जा सकती है, वहां पे भारत स्मार्ट फेंसिंग करने की व्यवस्था करा, जिसमें सीसीटीवीज और सारी चीजें लगी है ताकि उस पर निगरानी की जा सके। उसका भी विरोध करना है। उनका विरोध ये करना है कि इसके जरिए भारत हमारी सीमाओं में देखने में सक्षम हो सकता है कि हम अपनी सीमा में क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें जो है ना, वो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो वह कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का गार्ड जो है बीजीबी है, बांग्लादेश गार्ड जो है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, वह भारत और बांग्लादेश की सीमा पार से होकर होने वाले जो है ना
अवैध प्रवासन है या स्मगलिंग है, खासतौर से कैटल स्मगलिंग है, उससे वो बड़ा लाभ लेता रहा है, उसको उसका लाभ होता रहा है। और ऐसे में वो इस चीज का विरोध कर रहा है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद कर दे और वहां से सीमा पार जो है प्रवासन को रोके और अवैध व्यापार को रोके। इस तरह की चीजों को लेकर जो है उसका विरोध करता रहा। हालांकि भारत ने अब एकदम मन बना लिया है कि वो जो कुछ बचा 100-150 किलोमीटर है उसकी भी फेंसिंग करके ही मानेगा, ताकि वहां से अवैध प्रवास को रोका जा सके। और बीएसएफ को स्पष्ट निर्देश भी है कि वहां से होने वाले किसी भी घुसपैठ को सख्ती से निपटा जा सके, खासतौर से जो 5 अगस्त के बाद वहां पे माहौल बना है भारतीय को विरोध को लेकर, उसको देखते हुए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर रहेंगे, वहां से जाके आप सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।